देखो भाई, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने वाली जो डिसीज़ है उसमें ये लास्ट डिसीज़ है दे रखी। ठीक है ना, DMLT सेकेंड ईयर में, पेपर फर्स्ट में, रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन में। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। लंग कैंसर क्या चीज़ है पढ़ते हैं पहले। लंग कैंसर्स कैन अराइज इन एनी पार्ट ऑफ द लंग। ये कहना चाह रहा है कि लंग जो कैंसर है कैन सकता है, एराइज का मतलब कहीं से निकल के आना या उभर के आना, इन एनी पार्ट किसी भी भाग में, ऑफ द लंग किस फेफड़े के। ठीक है ना, और जो लंग कैंसर है फेफड़े के किसी भी पार्ट में हो सकता है, बन सकता है या उभर के आ सकता है, ऐसे समझ लो। बट 90 से 95% ऑफ कंसर्न of the lung are thought to arise from the epithelial cell। ये कहना चाह रहा है, पर 90 से 95% केसों में जो लंग कैंसर के हैं उनमें कैंसर कहाँ पे बनता है? एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जानते हो किस किस जगह रहती हैं ज़्यादातर शरीर में? हमारे मुंह के अंदर गाल की खाल है अंदर से, वहाँ पे भी क्या एपिथेल सेल हैं बहुत सारी। होंठ के नीचे जहाँ पे कुछ लोग कुबेर ये तंबाकू वगैरह रखते हैं, यहाँ पे भी एपिथेलियल सेल है। इसीलिए तुमने देखी होगी तंबाकू खाने वाले के मुंह में कैंसर क्यों जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ एपिथेलियल सेल्स ज़्यादा रहती है, और एपिथेलियल सेल्स में जो है कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2 पे सर्विक्स का नाम सुना होगा, बच्चेदानी के मुँह, वहाँ पर भी एपिथेलियल सेल्स रहती हैं, वहाँ पे मतलब ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो वहाँ पे भी कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और फेफड़ों में भी सेम कंडीशन है, तो वहाँ पे भी क्या कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आगे चलते हैं। द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये एपिथेलियल सेल्स क्या लाइनिंग है ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। लाइन का मतलब सबसे अंदर की परत टाइप की है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो। फॉर दिस रीजन लंग कैंसर आर समटाइम कॉल्ड ब्रोंकियोजेनिक कैंसर। जो ये क्या कर रहा है, एपिथेलियल सेल्स जो है कहाँ पे पाई जाती हैं? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। इस कारण इसको लंग कैंसर को क्या बोल देते हैं? आर समटाइम, कभी कभी ब्रोंकोजेनिक कैंसर और ब्रोंकोजेन कार्सिनोमास। ठीक है, ये भी बोल देते हैं ब्रोंकोजेन कार्सिनोमा या ब्रोंकोजेनिक कैंसर भी बोल देते हैं। आगे चल रही इसमें, कैंसर आल्सो कैन अराइज फ्रॉम द प्लीउरा। मतलब प्लीउरा वो स्पेस है जहाँ पे एम्फाइथोरेसिस या प्लीउरल इफ्यूजन आके बढ़ता है। ठीक है ना, जो फ्लूइड टाइप के मैंने बताई थी, फेफड़ों में पानी भर जाना, उसी जगह की हम बोलेंगे, वहाँ पे भी क्या बन सकता है कैंसर। आगे लिख रहा हूँ, और रेयरली, और बहुत कम चांस है, फ्रॉम सपोर्टिंग टिश्यू विद इन द लंग। जो टिश्यू लंग को सपोर्ट करते हैं उसमें क्या, उसमें भी बन सकता है। ये बहुत कम चांस है पर इसके बनने। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में बन सकता है, जो फेफड़े को ब्लड लेके जाते हैं उनमें। द लंग आल्सो इज ए वेरी कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस। ठीक है ना, लंग जो है, फेफड़े जो है क्या है, बहुत कॉमन जगह है मेटास्टेटिस के लिए। मेटास्टेटिस का मतलब है कि कैंसर फैलने के लिए। और जैसे कि कभी कभी लीवर में मेटास्टेटिस हो जाती है, मेरे दूसरे चैनल पे भी मैं देख सकते हो, तुम उस पर वीडियो पड़ी होगी। मेटास्टेटिस का मतलब है कि कैंसर का, जैसे मान लो फेफड़े के एक भाग में कैंसर की शुरुआत हुई होगी, तो धीरे धीरे करके उसी टाइप के कैंसर के लीजन टाइप के जो है, मतलब बहुत सारे एक फेफड़े में, पूरे फेफड़े में फैल जाएंगे, ये कहने का मतलब। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। आगे बोल रहा है, कहाँ तक पढ़ लिया हमने? ये पढ़ ली। फ्रॉम ट्यूमर इन द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये कहना चाह रहा कि जो बॉडी के दूसरे पार्ट से फेफड़ों में आ सकता है क्या, कैंसर। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ।
इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। कि कैंसर मान लो किसी के मुंह में था और मुंह से फेफड़ों में पहुंच जाए तो इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। या फेफड़े के किसी एक भाग में हो कैंसर और पूरे फेफड़े में फैल जाए तो उसको मेटास्टेसिस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं डेफिनेशन। वैसे ये तो इंट्रोडक्शन देगा, देखिए पॉइंट से मैंने कर रखे थे 1 2 3 4। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। इज ए ऑफन फटल डिसीज, ये क्या है, घातक बीमारी है। फटल का मतलब घातक। वेयर एबनॉर्मल सेल, जहाँ पर एबनॉर्मल सेल इन द लंग में क्या हो जाएंगी, गिरो हो जाएंगी अनकंट्रोली अनियंत्रित रूप से, फॉर्मिंग और क्या बनाएंगी, ट्यूमर, कैंसर बनाएंगी। दैट डेस्ट्रॉय, जो कि नष्ट कर दे किसको, हेल्थी टिश्यू ऊतकों को। एंड कैन स्प्रेड, और फैल सकता है, मतलब मेटास्टेसिस कर सकता है, टू द अदर बॉडी पार्ट, शरीर के दूसरे भाग में भी क्या है, ये फैल सकता है फेफड़ों से, या बॉडी के दूसरे पार्ट से फेफड़ों में भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फेफड़ों से बॉडी के पार्ट में जाए, ठीक है ना। अब आ जाओ कोजिज एंड रिस्क फैक्टर, इसके कारण क्या है और फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर का मतलब है किस किस कंडीशन में फैलने के ज़्यादा चांस है। कोजिज का मतलब है किस किस वजह से फैलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो स्मोकिंग कोजिज भी है और स्मोकिंग क्या रिस्क फैक्टर भी है। मतलब स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे कैंसर वगैरह हो जाए फेफड़ों में। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है मेरी याद नहीं रही, ठीक है ना। शायद पैसिव स्मोकिंग का मतलब वो है जैसे किसी ने पहले 10 साल सिगरेट पी हो, तम्बाकू खाया और अब पिछले 1-2 साल से यूज नहीं कर रहे, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में अब मौजूद कंडीशन में मतलब स्मोकिंग नहीं कर रहे, पहले कर चुके। प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग, कोई पुरानी हिस्ट्री रही हो लंग की बीमारी को लेकर, उसकी वजह से हो सकता है। फैमिलियल प्रेडिस्पोजिशन, मतलब तुम्हारे ख़ानदान में किसी को रही हो ये बीमारी फेफड़ों से रिलेटेड, कैंसर वैंसर की, ठीक है ना, तो चांस है तुम्हारे हो जाए। न्यूट्रिशन, ये पोषण है खाए पीने की वजह से भी हो सकती है। लंग डिसीज, कोई फेफड़े में पहले से बीमारी चल रही हो तो लंग कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टस फाइबर्स, एस्बेस्टस फाइबर्स जानते होगे, ये तुमने कक्षा 11-12 में पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। मतलब ये एक तरीके से प्रदूषण करती है एस्बेस्टोस, ठीक। जो कंपनी में काम करते हैं फैक्ट्री लेवल पे, वहाँ पे ये एस्बेस्टोस लगी रहती है, उसकी वजह से ये भी बीमारी हो सकती है। रेडोन गैस की वजह से भी क्या हो सकता है, लंग कैंसर। स्मोकिंग क्या है इसको देख लो जरा छोटे से उसमें। द इंसिडेंस ऑफ द लंग कैंसर इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद सिगरेट द स्मोकिंग। जो इंसिडेंस है ऑफ लंग कैंसर वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है, जुड़ा है किससे, सिगरेट स्मोकिंग से। वो एक तो जैसे मुंह में कुबेर गुटखा रख लेते हैं तो उससे मुंह में कैंसर होगा, लेकिन सिगरेट वगैरह ज़्यादा पी रहे हो तो क्या किस में ज़्यादा होगा, मुंह में नहीं होगा, फेफड़े में होगा कैंसर तुम्हारे। अगर वो रखने वाला तम्बाकू का यूज कर रहे हो तो मुंह में कैंसर होगा, जैसे गुटखा, चैनी खैनी, कुबेर, पान मसाला, बिमल, ये सब खा रहे हो। अगर देख रहे हो विद अबाउट 90% ऑफ लंग कैंसर राइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ टोबाकू यूज। 90% जो केस है लंग कैंसर के वो किसकी वजह से होते हैं, जब तक तम्बाकू के यूज से होते हैं। तम्बाकू स्मोक कंटेनियस ओवर 4000 केमिकल कंपाउंड। जो तम्बाकू है उस तम्बाकू का धुआं है वो कंटेन भरा हुआ है ओवर 4000 4000 से ज़्यादा रसायन कंपाउंडों से, ठीक है ना। मैनी ऑफ विच, जिनमें से क्या है कुछ हैव बीन शोन टू बी कार्सिनोजेनिक, जो कि जिनमें से कुछ जो है क्या कार्सिनोजेनिक शो करते हैं, मतलब कि कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर एराइज बनाने में या कैंसर शुरुआत करने में तो असरदार हैं, ये मान लो 4000 में से कुछ ऐसे हैं। द 2 प्राइमरी कार्सिनोजेन्स इन तम्बाकू स्मोक आर केमिकल नाउन एज नाइट्रोसोमीन्स, सोमीनेस क्या जो भी पढ़ो, नाइट्रोसोमीन से, मतलब
इन खास में से भी, ये इन 4000 में से भी 2 तो ऐसे ही हैं जो 100% कैंसर को करते हैं। तो नाइट्रोसोमीन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 2 है ऐसे, ठीक है ना। नाइट्रोसोमीन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे पैसिव स्मोकिंग क्या है, हमने पीछे पढ़ी थी। पैसिव स्मोकिंग और द इनहेलेशन ऑफ तम्बाकू स्मोकिंग बाई नॉन स्मोकर्स। अच्छा, ये वो कह रही है पैसिव स्मोकिंग और या द इनहेलेशन ऑफ तम्बाकू, जो तम्बाकू का इनहेलेशन करते हैं, तम्बाकू स्मोक करते हैं, बाई नॉन स्मोकर। मतलब शायद नॉन स्मोकर को मतलब है जो मतलब स्मोकिंग नहीं करते। तो ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता और मैं कर लूँ स्मोकिंग, तो क्या है, मेरे को कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। या तो ये लाइन ये कह रही है, ये ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं स्मोकिंग नहीं करता और मान लो मैंने आज कर ली या 2-4 दिन मैंने कर लिया, फिर मेरी झूठी कोई सिगरेट वगैरह यूज कर सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, कैंसर। तो थोड़ी बात समझ से बाहर है कहने को, तो अब जो भी है समझ लेना यार, मेरी थोड़ी दिमाग से परे चल रही इसमें बात। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लंग कैंसर, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो नंबर 1 है स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC। अब सबसे पहले SCLC पढ़ लेते हैं क्या है। SCLC स्मॉल सेल लंग कैंसर, कॉम्प्रोमाइज अबाउट 20% ऑफ लंग कैंसर। जो भी लंग्स में कैंसर होते हैं उनमें क्या 20% स्मॉल सेल के लंग कैंसर होते हैं। एंड इज़ द मोस्ट एग्रेसिव, ये क्या मोस्ट एग्रेसिव, ये खतरनाक समझ लो। एंड रैपिडली ग्रोइंग, बहुत जल्दी से बढ़ने वाले होते हैं। ऑफ ऑल लंग कैंसर, बाकी जो अदर तरीके सभी कैंसर है उनकी अपेक्षा देखें तो ये ज़्यादा एग्रेसिव और रैपिडली ग्रोथ करते हैं। SCLC स्ट्रॉन्गली रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, सिगरेट से। विद ओनली 1% ऑफ द दिस ट्यूमर अकरिंग इन नॉन स्मोकर, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनमें ये कैंसर बिना स्मोकिंग के होता है, बाकी 99% सिगरेट की स्मोकिंग से होता है। SCLC मेटास्टेटिस रैपिडली टू मेनी साइट्स विद इन द बॉडी। SCLC अगर मेटास्टेटिस से ये रैपिडली बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, पूरे शरीर में, बॉडी के किसी पार्ट में फेफड़ों से पहुंच जाएगी और वहाँ पे भी कैंसर की शुरुआत कर देगी। अब आ जाओ नॉन स्मॉल सेल लंग डिसीज। NSCLC आर द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर, ये मोस्ट कॉमन लंग कैंसर अकाउंटिंग फॉर द 80% ऑफ ऑल लंग कैंसर। ये क्या है, फेफड़े में जितने भी प्रकार के मतलब कैंसर है उनमें 80% चांस है कि ये कैंसर होगा, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। NSCLC कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप, इसको 3 मेन टाइप में बांटा जा सकता है। नंबर है एडिनोकार्सिनोमास, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमास, लार्ज सेल कार्सिनोमास, ठीक है ना। एडिनो, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब आ जाते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। अगर मतलब फेफड़ों में कैंसर होगा तो क्या हमें फील होगा, मतलब जिस मरीज को है उसको मान लो। खांसी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी सांस लेगा, छोटी सांस, वीजिंग, एक अजीब सी आवाज़ आएगी सीने में से, चेस्ट पेन होगा, कफिंग अप ब्लड, मतलब कि इसी खांसी में क्या आएगा, ब्लड आएगा, जिसको हेमोप्टोसिस बोलते हैं। AMCQ में बहुत पूछ लेता है ये। शोल्डर पेन, कंधा में दर्द होगा। और आगे लिख रहा हो हॉर्सनेस, ये पता नहीं क्या है भाई। स्वेलिंग आएगी, डिस्फेक्जिया हो जाएगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस एंड फटीग होगी, कमजोरी थकान महसूस होगी। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे, सच एंड डिप्रेशन, जैसे कि टेंशन में जा रहा हो मरीज वैसे। एंड मूड चेंज, मूड ख़राब रहेगा उसका, ये बदलता रहेगा। कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू द ब्रेन may cause a number of neurologic symptoms that many include। कैंसर दैट जो कि हैज स्प्रेड फैल चुका किस में, ब्रेन में,
में कोच ये कर सकता है क्या, ए नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, जो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स है ये क्या ये कर सकता है। दैट में इंक्लूड, जो कि इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, ब्लड विजन, धुंधला सा दिखाई देगा, सीजर दिखाई देंगे, हेडेक होगी, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक जैसी कंडीशन दिखाई देगी, न्यूरोजेनिक स्ट्रोक वाली, लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनमें क्या सेंसेशन दिखाई देगी। ये स्टार इसलिए लगा कि ये जो लंग कैंसर है इसकी वजह से हो सकता है कि दिमाग में भी तुम्हारे कैंसर चला जाए, कैंसर की सेल्स वहाँ पहुँच जाए और वहाँ पर कैंसर की शुरुआत कर दें, और फिर जब अगर दिमाग में कैंसर पहुँच जाएगा तो ये लक्षण दिखाई देंगे। अब आ जाओ डायग्नोसिस एवेलुएशन, मतलब अगर जी ये बीमारी हो जाएगी तो हमें कौन कौन सी जांच करानी पड़ेगी। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर जो हिस्ट्री लेगा मरीज की और फिजिकल एग्जामिनेशन खुद चेक करेगा, पहले उसको आला वगैरह अपनी लगा के स्टेथोस्कोप, फेफड़ों पर आवाज़ सुनेगा उनकी, जो भी है उनसे पूछताछ करेंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी सीटी स्कैन होगा करवाएंगे, अगर एक्सरे में बात समझ में नहीं आएगी तब भी करवाएंगे। MRI करवाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाएंगे, पेट स्कैन करवा सकते हैं, ये क्या पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन बोलते हैं, बोन स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है ना, हड्डियों की कोई जांच वगैरह, स्पोटम साइटोलॉजी, बलगम की साइटोलॉजी करवा, ब्रोंकियोस्कोपी, नेडल बायोप्सी, थोरासेंटेसिस, ब्लड टेस्ट, ठीक। और ट्रीटमेंट में क्या क्या करवाएंगे, सर्जरी हो सकती है, केमोथेरेपी करनी पड़ सकती है, रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ सकती है, टारगेटेड थेरेपी करानी पड़ सकती है, इम्यूनोथेरेपी में इसमें शायद जो हमारी इम्यूनिटी पावर उसको क्या कम कर दें, ठीक है ना। अदर लोकल ट्रीटमेंट, और बाकी जो लोकल ट्रीटमेंट है वो तो देंगे ही देंगे। सर्जरी में क्या क्या करा सकते हैं, अबाउट 10 से 30%, मतलब 10 से 30% केस ऐसे हैं लंग कैंसर के जिनमें सर्जरी करानी पड़ सकती है। कैंसर को हटाना पड़ेगा कैसे, सर्जिकली रिमूव द्वारा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर इज जनरली परफॉर्म फॉर लिमिटेड स्टेज, ये एक लिमिट है कैंसर की स्टेज की जिनमें उसको हटा सकते हैं। अगर जो ज़्यादा ही फैल जाएगा तो फिर उसको क्या है, फिर ऑपरेशन से करके तुम नहीं निकाल सकते, फिर तो राम भरोसे ज़िंदगी चलेगी। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड तक ही, पहली बात तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही क्या ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। समटाइम सेकंड स्टेज में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन करके कैंसर को कट करके निकाल लें, बाकी सेकंड स्टेज में भी इतना फैल चुका होता है कि उसको कट करके नहीं निकाला जा सकता। द सर्जिकल प्रोसीजर चूजन डिपेंड अपॉन द साइज, जो सर्जिकल प्रोसीजर है ये डिपेंड करता है कि कैंसर के जो लीजन है, मांस की गांठ है वो कितनी बड़ी है और फेफड़े में किस जगह है, ठीक है ना, उसके हिसाब से निकालते हैं। अगर वो खतरा वाली जगह है तो हो सकता है ऑपरेशन ना करें, ठीक है ना। ये ज़्यादा बड़ी है, हद से ज़्यादा बड़ी तो हो सकता है ना निकाल पाए। सर्जन मस्ट ओपन द चेस्ट, सर्जन चेस्ट को खोलते हैं, चेस्ट के बाल को, एंड में परफॉर्म ए वेज रिसेक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफ द लंग का। लोबेक्टोमी, फेफड़े की लोब निकाल सकते हैं। बाइलोबेक्टोमी, फेफड़े की 2 लोब निकाल सकते हैं। न्यूमोनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग, एक पूरे फेफड़े को निकाल देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। सेगमेंट रिसेक्शन, रिमूवल ऑफ 1 सेगमेंट ऑफ लंग टिश्यू, ये जो लंग का टिश्यू है उसका एक भाग काट के निकाल सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में देखें तो रेडिएशन थेरेपी में एम्प्लॉयड एज ए ट्रीटमेंट फॉर बोथ NSCLC और SCLC, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर बोल लिए। कहने का मतलब ये रेडिएशन थेरेपी जो है वो क्या एम्प्लॉयड एज ट्रीटमेंट, ये एम्प्लॉयड की जाएगी जैसे कि हम इलाज कर रहे हों कैंसर का, फॉर बोथ, मतलब नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल दोनों टाइप के कैंसर के क्या इलाज में रेडिएशन थेरेपी करी जा सकती है। आर्टरी रेडिएशन थेरेपी जनरली ओनली श्रिंक्स ए ट्यूमर, ये क्या है, एक ट्यूमर को क्या श्रिंक कर देते, मान लो इतनी बड़ी मांस की गांठ थी तो धीरे धीरे उसको पकड़ करके छोटी करती। ये एक ट्यूमर को और लिमिट्स इट्स ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या लिमिट्स कंट्रोल करती है। आगे लिख रहे हो वैन गिवन एज ए
सोल थेरेपी, जब एक क्या है सोल थेरेपी दी जाती है तो इसका क्या ग्रोथ रुक जाती है। ये सोल थेरेपी क्या है, ये समझ में नहीं आई यार बात को। अब अगर चलते केमोथेरेपी, बोथ NCLC और SCLC में ट्रीटेड विद द केमोथेरेपी। केमोथेरेपी भी क्या है, रेडिएशन थेरेपी की तरह NSCLC और SCLC दोनों टाइप के कैंसर में दी जाएगी। केमोथेरेपी रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट द स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। इसमें क्या ड्रग दी जाती है जो कि कैंसर के सेल की ग्रोथ को रोकती है, बाई किलिंग मारती है और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिवाइडिंग, उनको डिवाइड होने से क्या रोकती है। अभी टॉपिक हो जाता है अभी यहाँ पे कंप्लीट। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, ट्रीटमेंट में भी सर्जरी देख ली और रेडिएशन वगैरह देख लें, ठीक है ना। कीमोथेरेपी नंबर ये है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन 4-5 नंबर पर, मतलब कौन कौन सी जांच करानी है, कैंसर होगा फेफड़ों को तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे ये बता दी। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया 2 टाइप का है, और कोज देख लिया हमने या रिस्क फैक्टर और इंट्रोडक्शन। लेक्चर हो जाता है ये अपना कंप्लीट। हो सके तो भी सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को। वीडियो करते हैं बंद।